इस हफ्ते के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत के 9 साल पूरे करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने दम पर बहुमत दिलाया 2 बार। इसके अलावा अगर उनके गुजरात के कार्यकाल को जोड़ लें तो इतने दिनों तक लगातार टॉप पर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या ये कहूँ सत्ता नायक नहीं बना है। प्रधानमंत्री अपना काम सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं और उन तक ये मैसेज पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं कि हुकूमत के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति आपकी चिंता कर रहा है। अब जब वो तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं संसद का, तब ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोई चमत्कार बार बार दोहराया जा सकता है। तो मैं उनकी चमत्कार दोहराने की उनकी स्टाइल पर बाद में आऊँगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी भी किसी एक चीज़ से आंकना मुश्किल होता है। हिमाचल और कर्नाटक की जीत के फलितार्थ क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करें तो 3 बातें साफ निकलती है। पहली बात ये कि लोग प्रदेश और देश के चुनावों में फ़र्क करना सीख गए हैं। दूसरे ये कि प्रदेश के नेता अगर काम नहीं करेंगे तो देश का नेता कितना भी लोकप्रिय हो, वो प्रदेश के चुनावों में उतना कारगर साबित नहीं होगा। अब तक के हर सर्वे में नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर पहली चॉइस साबित हुए हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना लोकप्रिय नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने ये खुद गढ़ा है और ये कैसे गढ़ा है, वो बार बार अपनी रीब्रांडिंग करने में सफल रहे हैं। और ये रीब्रांडिंग इस बार कैसे होगी, इस बार उनके तर्कश में कौन सा तीर है, वो कब निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, उसके निकलने से पहले मैं आपको बता दूंगा वो तीर कैसा होगा। इस हफ्ते के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत के 9 साल पूरे करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 10वां साल, 5वां साल, 15वां साल, इस तरह के साल बहुत खतरनाक होते हैं। उस दौरान हर मुख्यमंत्री को, हर प्रधानमंत्री को अपनी अग्नि परीक्षा देनी होती है। वो चुनाव का साल होता है। नरेंद्र मोदी क्या भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार बहुमत दिला सकेंगे? ये सवाल हवाओं में गूंज रहा है। अब तक यह कमाल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई नहीं रच सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर पाएंगे या नहीं, पर एक कमाल वो ऑलरेडी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने दम पर बहुमत दिलाया 2 बार। इसके अलावा अगर उनके गुजरात के कार्यकाल को जोड़ लें तो इतने दिनों तक लगातार टॉप पर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या ये कहूँ सत्ता नायक नहीं बना है। तो आज ये सवाल बड़ा मौजू है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे या नहीं। इसे जानने के लिए मैं आपको थोड़ा अतीत की गलियों में ले चलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी कैसे काम करते हैं, इसकी झलक आपको मिल जाएगी। आप याद करें, उनको बनाया कब गया था। 26 जनवरी 2001 को भुज में एक भयंकर भूकंप आया था। सब कुछ तबाह हो गया था और उस समय भी गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार थी, जो भाजपा की सरकार थी। पर पटेल बिल्कुल भी सक्सेसफुल साबित नहीं हुए थे और ऐसे में नरेंद्र मोदी, जिनके पास कभी भी एमएलए बनने तक का अनुभव नहीं था, उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया। फिजाओं में बहुत सवाल थे कि ये चला पाएंगे कि नहीं, लेकिन 1 साल बाद नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को ही दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कर और दिखाया और बताया और जताया कि किस तरह से हमने वहाँ पर नव निर्माण की एक नई इबारत लिखी है। ये नरेंद्र मोदी की स्टाइल है। वो जो काम करते हैं उसमें अपने मतदाता को और आम आदमी को ये बताते रहते हैं कि ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इससे लोगों में उत्साह भी बना रहता है और उनका समर्थन भी पुरजोर बना रहता है। मैंने एक बार उनसे सवाल किया था इंटरव्यू के दौरान कि आखिर आप इतने लंबे समय तक हुकूमत कैसे कर सके, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था
और वो जवाब बहुत पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन इससे आप उनकी शासन शैली को समझ सकते हैं। उन्होंने बताया था कि एक बार वो गुजरात में कहीं के दौरे से अहमदाबाद वापस लौटे थे और उन्हें चीफ सेक्रेटरी से मिलना था। कोई राजगोपाल साहब उनके चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने अचानक उनसे पूछा कि आपने किस ताल्लुका से, ताल्लुका उत्तर भारत में उसको तहसील बोलते हैं, किस ताल्लुका से अपना कामकाज शुरू किया था। आईएएस अफसरों को एक ताल्लुका के एसडीएम के तौर पर अपनी ट्रेनिंग, हुकूमत की ट्रेनिंग शुरू करनी होती है, तो उस प्रशासनिक ट्रेनिंग आपने कहाँ से शुरू की थी। उन्होंने बताया। मोदी जी ने उससे कहा कि आप तो चीफ सेक्रेटरी बन गए प्रदेश के, लेकिन वो ताल्लुका वहीं का वहीं रह गया, क्यों नहीं आप उसको गोद ले लेते और 1 साल में उसकी काया पलट कर देते। राजगोपाल साहब इसके लिए तैयार थे और वही मोदी जी ने फैसला किया कि शाम को सारे सचिव बुलाते हैं और सारे सचिवों को एक एक ताल्लुका दे दिया गया। 1 साल के अंदर उतने ताल्लुकाओं के जितने सचिव थे और मुख्य सचिव थे, तस्वीर बदल चुकी थी। आज गुजरात में 37 जिले हैं। आप अगर उस समय को देखिए तो हो सकता है 1-2 जिला कम रहा हो सकता है 3 जिले कम रहे हो, यानी कि प्रति जिले एक से ज़्यादा ताल्लुके की शक्ल बदल चुकी थी। इससे बड़ा परिवर्तन निचले स्तर पर इतने कम समय में देखने को नहीं मिलता है। आज भी प्रधानमंत्री लगभग 120 जिले ऐसे हैं देश के जिनकी काया पलट करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय उनकी एक एक रिपोर्ट लेता है और उनका क्राइटेरिया, उनको जिस कसौटी पर कसा गया है कि वो वाकई पिछड़े हैं, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। पर उसका डिटेल में मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, उसके लिए बहुत समय चला जाएगा। तो प्रधानमंत्री अपना काम सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं और उनको उन तक ये मैसेज पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं कि हुकूमत के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति आपकी चिंता कर रहा है। और जब उससे बात न बने तो कुछ प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उन्होंने नोटबंदी का निर्णय किया था। नोटबंदी का निर्णय एक विवादास्पद निर्णय आज भी है। हुकूमत कहती है, सत्ता पक्ष कहता है उसका फ़ायदा हुआ। अभी भी हम 2000 रुपये के नोट को लेकर थोड़ा परेशान हैं। 30 सितंबर के बाद वो चलेंगे नहीं और 2000 रुपये के नोटों को लेकर अफरा तफरी मची है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उस समय मची थी, क्योंकि फैसला अचानक हुआ था। और उस समय हमने जब परेशानियां हो रही थी तो अचानक ऐसे बहुत से लोग सामने आने लग गए और वो एटीएम के आसपास लोगों को कहते हुए थे, अरे आप तो भीड़ यहाँ लाइन में लगने से परेशान हो रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ही आपके किसी परिवार का बच्चा सीमा पर 18 डिग्री से कम के टेम्परेचर पर, -18 डिग्री से कम के टेम्परेचर पर आधा बर्फ में डूबा हुआ संगीन लेकर खड़ा हुआ है। उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि देश से काला धन खत्म हो, ताकि हम अपनी सुरक्षा, शांति, स्थायित्व और आर्थिक बढ़ोतरी, तरक्की को कर सके। नोटबंदी सफल रही या नहीं सफल रही, पर एक बात तय है कि उस दौरान जितना विरोध होना चाहिए था उतना विरोध नहीं हो सका। ये ताकत मैंने इससे पहले के किसी प्रधानमंत्री के अंदर नहीं देखी। आप कोरोना का समय याद करें। एक दिन अचानक घोषणा होती है और खुद प्रधानमंत्री करते हैं कि सारी ट्रेन्स बंद कर दी जाएंगी, इस समय से सारे जहाज बंद कर दिए जाएंगे, सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी, यानी कि जो जहां है वो वहीं रुक जाएगा। लोगों ने इसको एक बहुत हार्श फैसला माना था, लेकिन उन्होंने अगले ही दिन शाम को सारे लोगों से अनुरोध किया था कि वे घरों से बाहर न निकलें, तो अपनी छतों से, अपनी बालकनियों से, अपने दालानों से थालियां और तालियां बजाएं। वो थालियां और तालियां उन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए बजाई जानी थी, उन पुलिस वालों के लिए बजाई जानी थी, उन आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए बजाई जानी थी, जो उस समय काम कर रहे थे अपनी जान को दांव पे लगाकर। पूरे देश को एक साथ जोड़ने का ऐसा अनूठा प्रयास ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा था। आप उसकी कितनी भी आलोचना करें, पर चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी ये साबित करते गए जन समर्थन उनके साथ है। अब जब वो तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं संसद का, तब ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोई चमत्कार बार बार दोहराया जा सकता है। तो मैं उनकी चमत्कार दोहराने की, उनकी स्टाइल पर बाद में आऊँगा, लेकिन
नरेंद्र मोदी को कभी भी किसी एक चीज़ से आंकना मुश्किल होता है। आप अगर उनको ठीक से विभाजित करना चाहते हैं तो उनकी 3 बातें, संवाद की उनकी अनूठी कला, सबको साथ लेकर चलने की उनकी अद्भुत क्षमता, अब एक कल्याणकारी राजनेता के तौर पर खुद को प्रतिष्ठापित करना और उसको लगातार साबित करना। कोरोना के समय जिन 82 करोड़ लोगों को अनाज देने की योजना शुरू की गई थी वो आज तक जारी है। यानी लोगों को महंगाई का दंश कम से कम लगे, उनके पेट में रोटी रहे, ताकि जेब में जो पैसा आए वो मार्केट को दे सके और इकोनॉमी चल सके, इसका वो इंतज़ाम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत समझदारी से भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल करती है। तो अगर कोई एक ये माने कि 3 में से किसी एक चीज़ पर ही उनकी सारी चीज़ टिकी है तो गलत होगी। कोई एक ये माने कि इनमें से कौन ज़्यादा है कौन कम है तो वो भी गलत होगा। लेकिन ये बात सच है कि उनमें ये क्षमता है कि वो ये कह सकें कि हाँ, मैं इसको ये कर रहा हूँ, ये मेरी मान्यता है और इस पर मैं दृढ़ हूँ। ये दृढ़ता लोगों को अब तक पसंद आती रही है। आगे का चुनाव कैसा होगा, तो पहले देश के हालात देखते हैं। अभी कर्नाटक का चुनाव गया है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। आप कहेंगे गुजरात में तो जीती थी, पर मैं गुजरात की जीत को थोड़ा अलग करता हूँ। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि 2014 से पहले की राजनीति के उदाहरण देना बंद कर दीजिए। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक नई तरह का युग शुरू हुआ, मोदी और शाह का युग। वैसे ही गुजरात को मैं अलग करता हूँ, क्योंकि गुजरात में मैं चुनाव से 1 साल पहले वहाँ पर घूम रहा था और मैं जिससे भी मिलता था, जिससे भी पूछता था कि भाई तुम्हारे यहाँ चुनाव होगा तो क्या होगा, तो एक ही जवाब मिलता था, अरे यहाँ क्या होगा, ये तो उनका घर है। उनका न किसी ने कहा, न मुझे पूछने की ज़रूरत थी, न आपको बताने की ज़रूरत है। तो हिमाचल और कर्नाटक की जीत के फलितार्थ क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करें तो 3 बातें साफ निकलती है। पहली बात ये कि लोग प्रदेश और देश के चुनावों में फ़र्क करना सीख गए हैं। दूसरे ये कि प्रदेश के नेता अगर काम नहीं करेंगे तो देश का नेता कितना भी लोकप्रिय हो, वो प्रदेश के चुनावों में उतना कारगर साबित नहीं होगा। मोदी जी ने आते ही एक नए नेतृत्व को बागडोर देने की कोशिश की थी। आपको उदाहरण देता हूँ, झारखंड में रघुवर दास, हरियाणा में खट्टर और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल को गुजरात की कमान दी गई थी पहली बार। ये सारे के सारे लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत ये भी है कि उनका प्रादेशिक नेतृत्व तो अक्सर वो काम नहीं करता जो उसे करना चाहिए। आप यहाँ उदाहरण देता हूँ योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उनका एक बहुत साफ नज़रिया है और इसीलिए वो दोबारा विधानसभा का चुनाव जीत सके। मोदी जी का काम और उनका काम मिलकर 1 और 1 11 हो गया उत्तर प्रदेश में। अभी अभी वहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, मेयर की 17 की 17 सीटें उन्होंने जीती, जबकि पिछली बार उनको इतनी सीटें नहीं मिली थी। पिछली बार और इस बार में एक फ़र्क है। पिछली बार योगी जी नए नए आए थे, मोदी जी का भी तब बिल्कुल नया नया बहुत कुछ था और उस समय योगी जी का क्रेज़ ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगता है लोगों में, क्योंकि वो नए थे, पर उनको सीटें कम मिली थी। इस बार सीटें ज़्यादा मिली। अब योगी का क्रेज़ बढ़ गया है उस समय के मुकाबले से, या योगी के काम ने लोगों के मन में एक स्थिति बना ली है, जगह बना ली है। तो मुख्यमंत्री अगर काम नहीं करेंगे, लोकल सरकारें काम नहीं करेंगी, तो डबल इंजन का नारा काम नहीं करेगा। और इसके अलावा विपक्ष की एक बात कर्नाटक और हिमाचल ने साबित की है, कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ना सीख लिया है। वो निहायत लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, वो मोदी पर सीधा हमला करने से बचती है, वो लोकल लीडरशिप पर हमले करती है। 1 साल पहले से कांग्रेस ने कर्नाटक में 40% की सरकार 40% की सरकार का नारा लगाया, यानी कि सरकार 100 रुपये में से 40 रुपये कमीशन लेती है। वो नारा चिपक गया, लोगों ने मान लिया, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे कर्नाटक में नीचे। हालात कितने ख़राब है इसका उदाहरण दे सकता हूँ।
कल बंगलौर में पानी बरसा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, देश का गौरव है, पूरी दुनिया में उसे आईटी के हब के तौर पे जाना जाता है। वहाँ के अंडरपास में एक युवा महिला प्रोफेशनल अपनी कार में डूब कर मर गई शहर के अंदर। ये कल का किस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकल जो हुकूमत थी उसने काम नहीं किया, इसका दुष्परिणाम उनके सामने आया। और ऐसे ही ये घेरने की कोशिश कांग्रेस लगातार करेगी। कांग्रेस ने इधर ऐसा लगता है चुनाव लड़ना सीख लिया है। राहुल गांधी ने पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी छवि में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। प्लस कांग्रेस लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और लोकल भितरघातों को खत्म करने की कोशिश करती है। खड़गे का दांव भी उनका लगता है काम कर रहा है, क्योंकि खड़गे दलित हैं और खड़गे इस बात से कहने में कभी वो अपनी बात को बहुत साफ तौर पे बोलते हैं। कन्नड़ बोलनी उनको स्वभावतः आती है, इंग्लिश बोल लेते हैं और हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, यानी कि वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे कांग्रेस पर यह आरोप भी लगना खत्म हो गया कि वंशवाद है, क्योंकि खड़गे अब उसके अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हर बार यही बोलते दिखाई पड़ते हैं कि खड़गे जी फैसला करेंगे, खड़गे जी फैसला करेंगे। खड़गे फैसला करते हुए दिखते भी हैं। आप कितना भी आरोप लगाते रहे चलती गांधी परिवार की है, लेकिन सारे फैसले खड़गे के जरिए ही होते हैं। तो खड़गे दांव है। अगर इसे देश के 17% दलितों को लुभा ले गया तो आप ये जान लीजिए कि 125 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिन पर यह असर डालता है। 200 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 रही थी। तो कांग्रेस सीधे तौर पर 300 सीटों पर फोकस करेगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार निकल पड़े हैं। नीतीश कुमार को हल्का लेना नादानी होगी। नीतीश कुमार और मोदी में कुछ तुलनाएं की जा सकती हैं। दोनों ने अलग अलग तरह से अपने राज्य में काम किया, दोनों अलग अलग तरह से लोकप्रिय हैं, दोनों पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, दोनों पर वंशवाद का कोई आरोप नहीं है, दोनों ही सुलझे हुए नेता हैं। अब कौन ज़्यादा लोकप्रिय है कौन कम तो साफ है। मोदी देश भर के नेता हैं, नीतीश कुमार अभी उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कोशिश क्या कर रहे हैं? क्या कोई महागठबंधन बनने जा रहा है? क्या कोई जनता पार्टी, जनता दल या कोई इसी तरह का कोई तीसरा प्रयोग होने जा रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक नारा दिया था और वो नारा ये था कि एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करो, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस उस समय लार्जर देन लाइफ साइज पार्टी थी। राजीव गांधी को 413 सीटों से ज़्यादा का बहुमत मिला था, जो अभूतपूर्व है। और आज मोदी के खिलाफ भी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वो यही करना चाहते हैं। उनका एक मकसद और बहुत साफ है, वो जानते हैं बहुमत लाना असंभव है। वो बस कुछ राज्यों में, जिसका कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर आप बिहार झारखंड जोड़ लीजिए, जहाँ पर तेजस्वी, नीतीश, हेमंत सोरेन ये मिलके बड़ी ताकत बन जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टियाँ, तो इनकी 54 सीटें हैं दोनों स्टेट्स में मिलाकर। यदि ममता बनर्जी मिल जाती हैं वहाँ पर, तो वहाँ कांग्रेस और वामपंथी बहुत कमज़ोर है। अभी भारतीय जनता पार्टी तीसरी पार्टी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और वहाँ की एक छत्र नेता हैं ममता बनर्जी। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अघाड़ी को तो महाविकास अघाड़ी को तोड़ने की अभी कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। शरद पवार और नीतीश कुमार की मुलाकातें हो चुकी है। उद्धव ठाकरे पहले ही जता चुके हैं, बता चुके हैं लोगों को कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी आने वाले दिनों में बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी। और ऐसे में एक कहाँ से बीजेपी को राहत मिलेगी, क्योंकि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर उनको या तो 100% सीटें मिली या लगभग 100% सीटें मिल गई। वहाँ तो इस टॉप को कैसे रखा जाएगा बचाकर, बनाकर, यही वो सवाल है जिसका जवाब इस समय के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को देना है। और ये लोकप्रिय नेता मेरा गढ़ा हुआ फेज नहीं है। अब तक के हर सर्वे में, मैं इसको दोहरा रहा हूँ, अब तक के हर सर्वे में नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर पहली चॉइस साबित हुए हैं।
आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना लोकप्रिय नहीं रहा। आपको हो सकता है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू याद आ जाए। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तब लिटरेसी परसेंटेज की बात ही करनी बेकार है, आज से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। और इसके अलावा आज़ादी नई मिली थी, उसमें नेहरू जी का बड़ा योगदान था, वो आकर्षण उनका था। और इंदिरा गांधी को 1971 के युद्ध का सहारा मिल गया था। मोदी को इनमें से कुछ नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने ये खुद गढ़ा है, और ये कैसे गढ़ा है, वो बार बार अपनी रीब्रांडिंग करने में सफल रहे हैं। और ये रीब्रांडिंग इस बार कैसे होगी, इस बार उनके तर्कश में कौन सा तीर है, वो कब निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, उसके निकलने से पहले मैं आपको बता दूंगा वो तीर कैसा होगा।